नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो साइंस का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुका है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में सेट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि जो टीसीएस हम लोग का एग्जाम करवाते हैं रेलवे का, उसी से संदर्भित ये प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसी प्रश्नों को संकलन इस पुस्तक में की गई है। दोस्तों, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखेंगे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमारा ये न्यूमेरिकल प्रश्न है जो फिजिक्स के से लिहाज से होगा। पहला प्रश्न दोस्तों क्या दे रखा है हमारे पास, देखिए। कह रहा है कि रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान क्या होगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जो बल लग रहा है इसका मान हमको पूछा जा रहा है क्या होगा। तो दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे रखा होगा आपके पास, तो देखिए इसमें दे क्या रखा है, ये द्रव्यमान दे रखा है दोस्तों, और थीटा दे रखी है, और हमारे जी का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे रखा होगा तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा। जो बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर, सॉरी फ्रेंड्स, जो बल का फॉर्मूला होता है वो क्या लगाएंगे, एफ बराबर एम जी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, वह एफ बराबर एम जी साइन थीटा फॉर्मूला लगाएंगे। तो एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 kg दे रखी है, और जी कितना लेना है हमको, 10 लेना है, क्योंकि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 का वैल्यू लेना है तो 1/2 होती है। तो 2 से 2 काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह है, इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे रखा होगा तो आपको जो है ये फॉर्मूला लगाना है, एफ बराबर एम जी साइन थीटा। ठीक है, तब जाकर आपका आंसर निकल पाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये पहला प्रश्न यही समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों, जो निर्मित प्रतिबिंब होती है और उसके ध्रुव के बीच की दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो 2f के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा कि ये 2f के बराबर होती है। साथ ही फ्रेंड्स, अब बात आई है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की जो बात आई है तो आपको बता दें दोस्तों, अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इसका फोकस दूरी भी क्या होती है दोस्तों, ये भी निगेटिव होती है। त्रिज्या निगेटिव होती है, फोकस दूरी भी निगेटिव होती है। उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसमें, अवतल दर्पण में। और इसका उपयोग किसमें करते हैं, तो दोस्तों इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं परिकिरण की। तो एग्जाम दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे जो अधिक है परिकिरण किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक परिकिरण जो होता है वो होता है किसका, बैगनी रंग का। ठीक है फ्रेंड्स, किसका होता है, बैगनी रंग का परिकिरण जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। वही बात करते हैं दोस्तों, सबसे कम मात्रा में किसका होता है, तो सबसे कम मात्रा में जो है परिकिरण वो रेड होता है, यानी कि लाल रंग का परिकिरण जो होता है सबसे कम मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रश्न एक और बनता है, यदि आपसे पूछा जाएगा कि तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न यही समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे हमारा, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आई है ध्वनि की, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें साउंड होता है आखिर क्या है। तो दोस्तों साउंड जो होती है, यानी कि ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की कंपन होती है। ठीक है, तो कंपन होती है, तो ध्वनि को जो ट्रेवल करती है, यानी कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, इसके लिए क्या होगा, इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी कि जब तक माध्यम नहीं रहेगा तब तक ये ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी, इसलिए ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रश्न की ओर कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो है उपयुक्त मात्रा माध्यम है, सबसे अधिक जो ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, तो माध्यम कौन सा, हमारा ठोस है, यानी कि जो सॉलिड होती है उसमें ध्वनि का वेग जो होता है सबसे अधिकतम होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, पाँचवा प्रश्न देखेंगे हमारा। पाँचवा प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा का पता कौन सा उपकरण लगाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, गैल्वेनोमीटर। यानी कि दोस्तों गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है हम लोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये 10⁻6 जो एम्पियर होती है, 10⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा का मापा जाता है। किसके द्वारा, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो होती है 10⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। दोस्तों बात है एमीटर की, तो दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनता है एमीटर से कि एमीटर जो होता है वो परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि एमीटर जो है ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और वहीं दोस्तों बात करते हैं वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टमीटर जो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापता है। कौन, वोल्टमीटर। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारा दोस्तों होगा 257 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, जब 257 डिग्री पर पहुंचते हैं तो जल की भौतिक स्थिति क्या होती है, वो गैसीय अवस्था में हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसलिए होती है दोस्तों कि आप सबको पता होगा कि जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर क्या होता है, वो गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। वही दोस्तों ये जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो क्या होता है, ये फ्रीज हो जाता है, यानी कि जमना प्रारंभ कर देता है। और दोस्तों जब जल जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ये आयतन जो है इसका घटता जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री से जब जाएंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जल का आयतन जो है घटता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारा होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कह रहा है कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। ठीक है, तो किसके वृद्धि के साथ जो होता है ठोस जब डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ठोस है, इस पर जो दबाव डाला जाता है तो किसकी वृद्धि के कारण जो होता है इसमें कमी आती है। तो देखिए दोस्तों जब हम इसमें क्या करेंगे, क्षेत्रफल जब बढ़ा देंगे इसका, तो इसमें क्या होती है, इसके क्षेत्रफल बढ़ाने से इसके दाब में कमी आ जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जब किसी बिंदु पर क्या होता है कि द्रव का दाब जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो घनत्व पर निर्भर करता है। और घनत्व अधिक होने पर क्या होती है, दाब भी अधिक होती है। जब घनत्व अधिक होगा तो क्या होगा, दाब भी अधिक होगा। और स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होती है, बराबर होती है। जब जो स्थिर बिंदु होती है, स्थिर द्रव होता है, उसमें क्या होता है जब भी किसी बिंदु पर दाब लगाते हैं तो प्रत्येक दिशा में क्या होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। हमारा 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह पाती है। यानी दोस्तों जो आसुत जल होती है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें क्या होता है, मछली मर जाती है। तो हमसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर वो मछली क्यों मरती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपके पास ऑप्शन है, उसमें सांस नहीं ले सकती। दूसरा ऑप्शन है परासरण जो ऑस्मोसिस मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन कौन सा है, इसमें भोजन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जो परासरण के से मछली के शरीर के भीतर पदार्थों का पतला कर देता है, जिस कारण से होती है आसुत जल जो होती है उसमें मछली जीवित नहीं रह पाती है। साथ ही फ्रेंड्स आसुत जल वह जल होता है जिसमें क्या होता है, अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसे किस विधि के द्वारा अलग करते हैं, तो आसवन विधि के द्वारा जो है हम इस अशुद्धियों को अलग करते हैं। दोस्तों एग्जाम प्रश्न बनता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर में अशुद्धियाँ होती है उसको जो अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है उसको अलग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो ये डिस्टिल्ड वाटर होता है ये पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो शल्य उपकरणों और चिकित्सा के कार्य में हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 8वां प्रश्न यही समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, 9वां प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि उष्माक्षेपी कहते किसको हैं। तो दोस्तों उष्माक्षेपी कहते हैं जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्मा ऊर्जा निकलती है। ठीक है, उसमें उसे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी बोलते हैं। उष्मा ऊर्जा निकलने पर क्या कहते हैं, उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है जल में वाशिंग सोडा का घोलना, दूसरा ऑप्शन है जल में ब्लीचिंग पाउडर का घोलना, तीसरा ऑप्शन है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना, और चौथा ऑप्शन कौन सा है, जल में कॉपर सल्फेट का घोलना। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको इस
25 प्रश्न में कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं, अपना ज़रूर स्कोर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हो पाई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, 10वां प्रश्न है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच में आदान प्रदान किया जाता है, तो क्या आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। देखिए बहुत क्लोज ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है आयन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है परमाणु और चौथा ऑप्शन कौन सा है, अणु, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा, हमारा आयन हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन होता है वो आदान प्रदान करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने पर क्या होता है, वो धनावेशित हो जाता है, ठीक है। कोई परमाणु जो होता है जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। वही दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है, वो ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। अतः यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का आयन के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा इस प्रश्न का आंसर जो है आयन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों जब सीमेंट और जल के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा कि आपका जो घर बनता है, यदि हमारा घर बनता है तो हम लोग घर बनाने के लिए क्या करते हैं, सीमेंट और जल का मिश्रण कर तैयार करते हैं, एक मसाला तैयार करते हैं जिससे कि हमारा घर बनता है, ठीक है दोस्तों। तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उसे क्या कहते हैं, जलीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जलीकरण कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि सीमेंट के जलयोजन के दौरान क्या होता है, 120 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा निकलती है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी सीमेंट के जलयोजन के दौरान होता है, यानी कि सीमेंट जब सीमेंट जब जल के साथ मिलता है तो उसमें क्या होता है, 120 कैलोरी प्रति ग्राम जो होता है ये उसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लिखेंगे हमारा, अगला प्रश्न लिखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लेड नाइट्राइट को जोरदार ढंग से गर्म करने से निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं लेड नाइट्राइट की। तो लेड नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, लेड नाइट्राइट फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, लेड नाइट्राइट का फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, लेड नाइट्राइट जो होता है ये अकार्बनिक यौगिक होता है। यह आमतौर पर रंगहीन क्रिस्टल या सफ़ेद परत के रूप में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो लेटिन भाषा से किसका प्रतीक लिया गया है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा आयरन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लोहा जो होता है यानी कि आयरन, ये पृथ्वी में धरती पर चौथा सबसे बड़ा ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो है ये तत्व होता है। और पृथ्वी के क्रोर जो होता है वो किसका बना होता है, वो लोह धातु का ही बना होता है, ठीक है दोस्तों। और लोहा का चिन्ह क्या होता है, Fe होता है। और इसका जो भाषा है लेटिन भाषा फेरम से लिया गया है, ठीक है। किसे लिया गया दोस्तों, फेरम से लिया गया है लोहा को। लेटिन भाषा का शब्द है फेरम, उससे लिया गया है। साथ ही दोस्तों लोहा जो है 4 रूपों में पाया जाता है। पहला होता है कौन सा, मैग्नेटाइट होता है, दूसरा होता है हेमेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट और चौथा कौन सा होता है, सिडराइट होता है, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा, 2Mg + O2 2MgO उपयुक्त अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 2Mg है और O2 क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी कि संयोजन हो रहा है। जब भी कोई दो पदार्थ अलग अलग रहेगा और जब एक साथ जुटेगा तो उसे क्या बोलेंगे, संयोजन बोलेंगे, ठीक है। और जब दोस्तों वो अलग होगा तो उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे या वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो अलग अलग पदार्थ जो तत्व हैं ये जो दोनों मिलकर एक हो जा रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही दोस्तों एक हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि होता है CaO + H2O। ये CO क्या होगा, कली चूना हो गया, ये H2O क्या होगा, जल हो गया। जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बुझा चूना कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि CaO और H2O दोनों मिलकर क्या बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है। इस प्रकार दोस्तों ये क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, यानी कि जुड़ रहा है। तो जब भी जुड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि आपका एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न देखेंगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। ठीक है, सबसे कम जो गलनांक होती है, किसका सबसे कम गलनांक होता है। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार जो है ये गैलियम का जो है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों गैलियम गलनांक कितना होता है बात करें तो 29.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इसका गलनांक होता है, किसका, गैलियम का। ठीक है दोस्तों, और गैलियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 31 होती है इसकी एटॉमिक नंबर जो होती है। और दोस्तों इसका प्रयोग जो करते हैं हम लोग अर्धचालक या मिश्र धातु बनाने के लिए गलनांक का उपयोग, गैलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल कहने का मतलब क्या होगा कि ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन मौजूद रहेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कार्बनिक अम्ल होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिट्रिक अम्ल में जो है ये कार्बन पाया जाता है, यानी कार्बनिक अम्ल होता है। दोस्तों सिट्रिक अम्ल जो है इसमें क्या होता है, मुख्यतः नींबू, संतरा, आंवला आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि खट्टे पदार्थों में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वही दोस्तों बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में ये क्या होता है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, यानी कि अकार्बनिक अम्ल होते हैं ये तीनों। ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि तीनों जो है अकार्बनिक अम्ल है, जबकि सिट्रिक अम्ल जो है ये कार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न हमारा है, अल्कोहल में क्या होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल्कोहल में क्या होता है। तो फ्रेंड्स अल्कोहल में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अल्कोहल में जो है कार्बन, अल्कोहल में क्या क्या होता है, कार्बन होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, आपसे एग्जाम यदि पूछा जाए कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, तो दोस्तों आपको बताना होगा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, C2H5OH। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों आपको बताना होगा C2H5OH जो है ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला, इसे पीने वाला जो अल्कोहल होता है इसे भी कहते हैं। और अल्कोहल का सेवन करने से क्या होता है दोस्तों, तो तंत्रिका तंत्र जो होती है वो असंतुलित हो जाती है, मतलब जो आदमी अल्कोहल पीता है तो अपना आपा खो देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हमारे दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है किस गैस से होता है। सबसे दोस्तों आपको पहले बता दें ग्लोबल वार्मिंग है क्या, तो पृथ्वी के वातावरण में तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जो गैस उत्तरदायी होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस होती है। ठीक है दोस्तों, जितनी भी गैसें होती है जो ग्रीन हाउस गैसें होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे दोस्तों, 19वां प्रश्न है, जैलम का क्या कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैलम का कार्य क्या होता है, जल का संवहन करना जैलम का काम होता है। और दोस्तों बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम का काम क्या होता है, खाद्य उत्पाद का संवहन करना, ये फ्लोएम का काम होता है। दोस्तों आप यहाँ पे ट्रिक से याद रख सकते हैं, जौ से जैलम और जौ से जल, वहीं फ से फ्लोएम, फ से फूड, यानी कि खाद्य पदार्थ। ठीक है, इस प्रकार जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 20वां प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है, आप इसे ध्यान रखिएगा। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है पौधे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, वो मुक्त करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होती है निकलने वाले ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या हमारा, कह रहा है कि पोलियो और चेचक रोग होता है किसके कारण से। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है जीवाणु संक्रमण के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ संक्रमण के कारण, तीसरा ऑप्शन है एलर्जी के कारण और चौथा कौन सा है, विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण के कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि पोलियो और चेचक जो होता है वो वायरस के कारण से होता है। ठीक है दोस्तों बात आई है पोलियो और चेचक से जो है किससे होता है। तो अब दोस्तों इसी से क्या होता है, एक एड्स होता है। ठीक है, एड्स में क्या होता है, सबसे दोस्तों बता दें एड्स जो होता है इसका जो एड्स दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं दोस्तों, पूरे
पूरे भारत वो विश्व में 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। और दोस्तों एड्स में क्या होता है, एक एलिसा टेस्ट होता है या HIV वायरस की जांच करने के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब वसीय पदार्थ खाएंगे, सबसे अधिक जो फैटी खाएंगे उसमें क्या होगा, हमको मोटापा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वसीय पदार्थ खाने से क्या होता है दोस्तों कि हमारा मोटापा जो है ये बढ़ जाता है। दोस्तों 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है, तो आपको बता दें 1 ग्राम जो है वसा में 1 ग्राम वसा में कैलोरी होता है 9.3 कैलोरी ऊर्जा जो होती है उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 9.3 कैलोरी जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा में, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 23वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, यानी कि दोस्तों कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो आपके पास ऑप्शन है गोल्जी का है, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम और चौथा ऑप्शन कौन सा है, लाइसोसोम। तो दोस्तों जो कोशिका में पाचन थैली होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार आंसर हमारा डी हो जाएगा। दोस्तों लाइसोसोम जो होता है सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। लाइसोसोम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो लाइसोसोम का महत्वपूर्ण कार्य जो होता है ये पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करता है। ठीक है, वह दोस्तों बात करते हैं कि राइबोसोम की, राइबोसोम किसे कहते हैं। तो राइबोसोम में क्या होता है, ये प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, इसे प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। वो दोस्तों बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली कहलाती है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, लाइसोसोम, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमारा 24वां प्रश्न है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑस्टियोसाइट जो होती है वो अस्थियों में पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, एलोसोम होते हैं, एलोसोम क्या होते हैं। फ्रेंड्स एलोसोम जो होते हैं एक लिंग गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों बात करते हैं गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र जो है इसके शीर्ष भाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो गुणसूत्र के शीर्ष भाग को टेलीमेयर कहा जाता है। ठीक है, गुणसूत्र के शीर्ष भाग को क्या बोलते हैं, टेलीमेयर कहा जाता है गुणसूत्र के शीर्ष भाग को। वह दोस्तों सामान्य गुणसूत्र जो होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी साइज जो होती है सामान्य गुणसूत्र की वो बेलनाकार रूप से होती है। ठीक है, सिलिंड्रिकल जो होता है ये बेलनाकार रूप से होता है किसका, सामान्य जो गुणसूत्र होती है उसका आकार। साथ ही दोस्तों गुणसूत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक पहुंच सके और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। धन्यवाद।